हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन क्लासेस। सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़े थे। सेंटर ऑफ मास लगभग हमने ऑलमोस्ट पूरा किया था। कुछ टॉपिक्स रह गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताएंगे आप लोग को, या लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका कंजर्वेशन बहुत जगह बहुत चीज़ों से प्रूफ किया जाता है, पर बहुत बेसिक से बताएंगे हम लोग। बहुत टफ कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे, पर टेक्निक इजी यूज़ करेंगे, माइंड में सेटअप हुआ रहे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है बच्चों। देखो होता क्या, देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से समझो। लीनियर मोमेंटम बोला जाए तो मास इनटू वेलोसिटी p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर n पार्टिकल सिस्टम है, इफ देयर इज n पार्टिकल सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल, m4 पार्टिकल ऐसे किसी सिस्टम में हो। जैसे आप मान लो ये ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और मान लेते ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, m1, m2, m3, m4 इस तरीके से है। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्या करते हैं कि लिखते हैं हम पार्टिकल सिस्टम, तो समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ द, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम यानी कि वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटम। मतलब इसका मोमेंटम अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए और जोड़ दीजिए, 4 मोमेंटम का वेक्टर सम, टोटल मोमेंटम ऑफ दिस 4 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम का ये नेट मोमेंटम होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे mi ri लिख सकते हैं, n पार्टिकल सिस्टम के लिए, नॉट ri, सॉरी, mi vi हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड तरीके से पहले हम प्रूफ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर आगे बताते हैं और सेंटर ऑफ मास से रिलेट करते हैं। नाउ अगेन समेशन mi, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है d ri बाई dt, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है। यानी कि r को, r यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए और वेलोसिटी पाइए, और उसका ये समेशन हमने किया। तो 4 पार्टिकल है, तो यहाँ से i की वैल्यू 1 से i की वैल्यू 4 तक समेशन कर दीजिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अगर n रहेगा तो n तक समेशन हम कर रहे हैं। समेशन, लेकिन याद रखिए वेक्टर सम बोलना है बेटा, स्केलर की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आर आई और ये एम हमने लिया। अब इसके बाद देखिए इसको क्या लिखा जा सकता, कैसे इसको लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं। तो ये आपका समेशन ऑफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, देखा जाए तो। समेशन ऑफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये है क्या, एम आई आर आई क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको बेसिक से बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिए। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। देखिए इसे लिखा क्या जा सकता है, अगर थोड़ा सा और बेसिक से समझना हो तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, समेशन एम आई, ठीक है, आर आई डी बाई डी टी। बात एक बराबर है, कांस्टेंट टर्म्स आगे आ जाएगा, ठीक है, डी बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, समेशन जुड़ के, ये छोटा छोटा मास को जोड़ के बड़ा वाला मास m, और ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला r, सेंटर ऑफ मास d बाई डी टी। मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, समेशन ऑफ dr बाई डी टी, यानी कि mv ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, mv ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से समझिए, कि इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज आर जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेज अगर एब्सेंट हैं तो फिर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये हम लोग न्यूटन लॉ प्रूफ किए, तभी यहाँ भी प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तब भी आप बोल सकते हो कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पूरे n पार्टिकल सिस्टम का कंजर्व होगा। इट मीन्स कि इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज
इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज कांस्टेंट देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द n पार्टिकल सिस्टम इज कंजर्व्ड। जब तक ये चेंज नहीं होगा, देखिए यहाँ से लिखते लिखते हम यही ले आए, यानी या तो ये, तो ये कब बदलेगा, जब वेलोसिटी बदले, मास तो बदलने वाला है नहीं। और अगर वेलोसिटी में आप कोई चेंज ना लाओ तो फिर जो मोमेंटम पहले था वही फाइनल मोमेंटम, यानी सबका वेक्टर सम की बात बोल रहे हैं, एक बराबर होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल मोशन। अगर इंटरनल मोशन हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इट मींस मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है। वो भी देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं। हमें पता है कि मोमेंटम यानी कि mv, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं dp/dt, देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए क्या है dp/dt। तो dp/dt यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसकी जगह पे हम लोग फोर्स लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये क्या हो जाएगा, m dv/dt। यहीं पे देखिए k की वैल्यू तो 1 थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 से इनटू करेंगे तो कोई मतलब है नहीं। न्यूटन लॉ में देखिएगा, मेरा वीडियो उसमें हमने बताया हुआ है, ये ma आ गया। यानी ये कहाँ से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज से ही ना एक्सटर्नल फोर्स आया, तो मोमेंटम का चेंज होगा ही नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स आया ही नहीं है। यानी कि हम ये बोलें कि अगर इंटरनल पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके बावजूद भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। या फिर सम ऑफ नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज 0। तो नोट कर लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कैपिटल M नंबर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन होता है और स्मॉल m नंबर प्रोटॉन होता है। कुछ ऐसा होता है कि टूट जाए, स्मॉल m अलग अपने आप और कैपिटल M अलग, तो कैपिटल M आपका टूट के, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो इसका m मास टूट के इधर की तरफ कैपिटल V वेलोसिटी से भागने लगे और स्मॉल m मास स्मॉल वेलोसिटी से इधर की तरफ भागने लगे। तो एज वी आर सीइंग दैट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज 0। पहले तो एक्सटर्नल फोर्सेस इस पार्टिकल पर जो एक्ट हो रहा है वो 0 था, और इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो नहीं रहा है, ये आप लोग देख चुके हो, हम पहले प्रूफ करा चुके हैं अपने थ्योरम में कि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर 0 हो गए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इनिशियल वही फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फाइनल भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि डिपेंड करता है mvcm यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, मोमेंटम डिपेंड करता है, यानी इसका नेट मोमेंटम क्या होगा, 0। तो ये वाला मोमेंटम इधर की तरफ मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव मानते हैं, माइनस mv इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं। एक कैपिटल M मास की कार है, एक कैपिटल M मास की कार है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके ऊपर कोई मैन जंप करता है, इसके ऊपर कोई मैन जंप करता है, इस मैन का मास m है। तो देखो बच्चों, जब ये जंप करता है और उसके बाद से इसके साथ साथ मूव करने लगता है, तो आपको m मैन जो मूव कर जो गिर रहा है उसके ऊपर, तो दोनों की कंबाइन वेलोसिटी ट्रेस करनी है। कंबाइन वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी ट्रेस करनी है, कंबाइन वेलोसिटी क्या होगी। तो कंबाइन वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस कहीं से नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो मोमेंटम इनिशियल है वही फाइनल होगा। मोमेंटम कंजर्व होता है, कंजर्व होने का मतलब यही, जो इनिशियल मोमेंटम वही फाइनल होगा। यानी कि बच्चों ये हम बोल सकते हैं कि इनिशियल हमारा मोमेंटम अगर बेटा था, पहले तो यही मूव कर रहा था, ये तो मूव कर नहीं रहा था, mv। अब क्या होगा, दोनों एक साथ, ये इसके ऊपर चिपक गया ना, तो दोनों कार और मैन एक साथ मूव करेंगे। मान लेते हैं कि ये कैपिटल V है तो m प्लस कैपिटल M, और कोई स्मॉल v वेलोसिटी से दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब यही हम लोग को ढूंढना है, तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल v वेलोसिटी कैपिटल M इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल m कैपिटल M,
ठीक है, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल। इतना आसान आंसर, ठीक, आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर तरीका इतना आसान। तो इस तरीके से ढेरों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये एक एग्जांपल था, ये क्वेश्चन था, हमने जो बताया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कंजर्व जीरो है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही है, कंजर्व जीरो हो या इनिशियल के इतना ही हो, इसका मतलब कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसका मतलब एक और होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट है, या फिर सम ऑफ नेट फोर्सेस क्या है, जीरो है, दोनों ही बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।